Hello there, this is Ashok. In this video, I'm going to explain the C++ program structure, data types, various components of the program. So without any ado, let's move to our slide. So guys, this is our program. जो हमने पिछले वीडियो में हमने यही प्रोग्राम लिखा था. So hash include, ये hash include जो है ये कंपाइलर डायरेक्टिव है, इसे हम प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं. कंपाइलर डायरेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंपाइलर को डायरेक्ट करता है कि इस फाइल को पहले इंक्लूड करो इस प्रोग्राम के अंदर. हेडर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हैश इंक्लूड होता है प्रोग्राम के हेड सेक्शन में यानी टॉप में ही लिख सकते हैं. प्रोग्राम लिखने के बाद हम कुछ भी हैश इंक्लूड नहीं कर सकते. तो इसको तीन तरीके से बुलाया जा सकता है: प्री प्रोसेसर, कंपाइलर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स. तो तीनों का मतलब लगभग एक सा ही है. तो हैश इंक्लूड यहां पर कंपाइलर को डायरेक्ट कर रहा है कि आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी को ऐड करो पहले इस प्रोग्राम के अंदर. क्यों करो ऐसा? बिकॉज यहां पर कुछ ऐसी फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज हैं जो हम इसी लाइब्रेरी से उठा रहे हैं. तो लाइब्रेरी से उठाना है तो पहले लाइब्रेरी को या उस फाइल को इस प्रोग्राम का पार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं. नाउ दिस लाइब्रेरी बिकेम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, सो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर है. प्री प्रोसेसर इसलिए क्योंकि कंपाइलर पहले इसको प्रोसेस करता है, बाद में आपके प्रोग्राम को प्रोसेस करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर. कंपाइलर डायरेक्टिव इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि कंपाइलर को डायरेक्ट करता है कि अब उसे क्या करना है. और हेडर फाइल इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये हेड सेक्शन में, प्रोग्राम के हेड सेक्शन में ही लिख सकते हैं. अब यूजिंग नेम स्पेस. नेम स्पेस दोस्तों एक फोल्डर मान लीजिए आप. हम कौन सा नेम स्पेस यूज करने जा रहे हैं? एसटीडी. देखो, क्या आप अपने एक ही फोल्डर के अंदर दो फाइलें विद सेम नेम रख सकते हैं? योर आंसर माइट बी नो. एक ही नाम से दो फाइलें हमारे पास सेम फोल्डर में नहीं हो सकती. अच्छा, यही अगर मैं आपको कहूं कि आप दो डिफरेंट फोल्डर बना लीजिए और उन दोनों डिफरेंट फोल्डर्स में ये एक ही फाइल का क्लोन या कॉपी डाल लीजिए, तो यस यू में से कि हाँ हम इजीली कर सकते हैं. सिमिलरली फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है, हमने एक नेम स्पेस बना लिया एसटीडी. ये इसलिए बनाया कि कुछ लाइब्रेरीज या कुछ फंक्शंस या कुछ क्लासेस हमने इसमें बनाकर रख दी. अब किसी और नेम स्पेस में अगर मैं सेम नेम से, जो एसटीडी में कुछ क्लासेस हैं उसी नाम से अगर मैं किसी और नेम स्पेस में फोल्डर में फाइल्स बनाकर रखता हूं तो उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ओवरराइट नहीं होंगी फाइलें. तो सेम कॉन्सेप्ट होता है यहां पर नेम स्पेस का. हमने एक नेम स्पेस जो पहले से बना हुआ है उसे यूज किया है एसटीडी. उस एसटीडी में क्या है, उसमें सी आउट है आपका, ENDL है. ठीक है, सी आउट अभी हम आते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं सी आउट क्या है. तो वी हैव यूज्ड अ नेम स्पेस कॉल्ड एसटीडी. नाउ दिस इज द प्रोग्राम सिग्नेचर. हमने पिछले वीडियो में भी बताया था. सिग्नेचर मतलब मेन तो मेन ही रहने वाला है. यहां पर जो भी रिटर्न टाइप होगी फंक्शन की, हम यहां पर रिटर्न कर रहे हैं 0, और 0 का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. राइट. तो इसलिए यहां पर जो भी रिटर्न करेगा फंक्शन, उसका डेटा टाइप आपको यहां पर लिखना होता है. तो सिंस दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ 0, तो हमने यहां पर इंट लिखा है. अगर हम यहां पर लिख दें 0.0, तो हमें यहां पर फ्लोट लिखना पड़ेगा. अब आप कह सकते हैं कि ये इंट क्या है, फ्लोट क्या है. तो सिंस दिस फंक्शन इज, मेन फंक्शन इज रिटर्निंग 0, तो हमने यहां पर लिखा इंट मेन. तो हमें पहले ही बता देना पड़ता है कि ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा. इंटीजर रिटर्न करेगा, इसलिए हम यहां पर इंटीजर लिख रहे हैं. ठीक है, ये फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. कॉल कौन करेगा इसे? ऑपरेटिंग सिस्टम. कब? जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो व्हेन दिस प्रोग्राम विल बी कॉल्ड, या जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मेन फंक्शन अपने आप से कॉल कर लेगा. क्लियर है? तो आप जितने भी प्रोग्राम्स विंडोज एप्लीकेशन में डबल क्लिक करके रन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखकर रन करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मेन फंक्शन कॉल करता है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो रिटर्न वैल्यू जा रही है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मिलेगी. यानी जो हम वैल्यू रिटर्न करते हैं फंक्शन से, वो किसको मिलती है? जो फंक्शन को कॉल करता है उसी को वो वैल्यू मिलती है. तो हम कह सकते हैं कि जो 0 वैल्यू है ये किसको मिलेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम को. कब? जब हमारा प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, तो चलिए, आपको सिग्नेचर के लिए मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया. यहां से यहां तक ये जो है ये प्रोग्राम की बॉडी है. यानी जो मेन का स्कोप है वो यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म हो जाता है. इसके बियॉन्ड आप कुछ भी लिखेंगे वो मेन का पार्ट नहीं होगा. तो आपने एक तरह से बाउंड्रीज बना दिए हैं, डेलिमिटर बना दिए हैं. किसके? मेन फंक्शन के. तो आपने मेन फंक्शन के बॉर्डर बना दिया है, डेलिमिटर बना दिया है, या एक लिमिट बना दिया कि इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो सब मेन फंक्शन का पार्ट होगा.
सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। अब कंसोल बोलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट में जो हमारी ब्लैक विंडो आती है या टर्मिनल विंडो जिसे बोलते हैं उसको हम कंसोल भी बोलते हैं। तो वहां पर मुझे आउटपुट आउटपुट मतलब एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस लिखना है या कंसोल पर आउट करना है, लिखना है हेलो वर्ल्ड। ENDL स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ लाइन। तो इसको लिखने के बाद जो कर्सर आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। ये नहीं लिखेंगे तो कर्सर यहीं पर ही सी कॉलन स्लैश लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया ENDL। इसका मतलब क्या है, अब जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। और रिटर्न जीरो के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इसमें अगर आपको किसी भी तरह को कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारे प्रोग्राम के कंपोनेंट्स थे। हैश इंक्लूड मैंने आपको बताया प्री प्रोसेसर है। आईओ स्ट्रीम जो है आपकी फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स की लाइब्रेरी है। यानी इस आईओ स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फंक्शंस मैंने इसलिए लिखा कि जो लोग सी प्रोग्रामिंग से स्विच कर आए हैं यहाँ पर, उन लोगों ने पहले फंक्शंस ही यूज किए थे, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर फंक्शंस लिखा है। अदरवाइज इट कंटेन्स बोथ फंक्शंस एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। इंट मेन जो है आपका मेन की डेफिनेशन है, मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। एक बार फंक्शन डिफाइन हो जाए तो उसे हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये मेन फंक्शन है तो इसे हम कॉल नहीं करेंगे, इसे कॉल करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, कंसोल आउट या सी आउट में आपको पहले बता चुका हूं, ये डिस्प्ले करेगा ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कमांड प्रॉम्प्ट में टर्मिनल विंडो में। सी इन दोस्तों होता है कंसोल इनपुट, विच मीन्स गेट डेटा फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस विच इज कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड से डेटा को रीड करता है और वेरिएबल में स्टोर करता है। इसका एग्जांपल हम अभी देखेंगे। तो ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं जो एरो की, डबल एरो या डबल लेस देन साइन, इसको अगर हम एरो की तरह देखें तो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ये लेफ्ट की तरफ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये इस तरफ है इसका डायरेक्शन। इस तरफ होने से मतलब ये है कि, चलिए मैं वापस पुरानी स्लाइड पर जाता हूं। यहां पर देखिए जो हेलो वर्ल्ड है, इस हेलो वर्ल्ड को मैं मूव कर रहा हूं यहां से, मतलब इस डायरेक्शन में भेज रहा हूं। ये डबल एरो को आप मान के चलिए इसे मैं इधर वापस भेज रहा हूं। किसके अंदर? इस ऑब्जेक्ट के अंदर, सी आउट के अंदर। और सी आउट में बता चुका हूं रेफरेंस है आपका टर्मिनल विंडो का। यानी कि मैं टर्मिनल विंडो पर इसको तो इंसर्ट कर रहा हूं। किसको इंसर्ट कर रहा हूं? इस स्ट्रिंग को इंसर्ट कर रहा हूं कंसोल आउट में। ओके, और इट इज फॉलोड बाय ENDL। पहले हेलो वर्ड जाएगा, इंसर्ट होगा कंसोल में, और उसके बाद ENDL कंसोल आउट में इस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट होगा। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू रिटर्न 0। तो वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हमें उनके डेटा टाइप्स मालूम होने चाहिए। चेक कर लेते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। दीज आर द वेरियस टाइप्स इन C++। कौन कौन से? कुछ तो फंडामेंटल बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जो हैं वॉइड। वॉइड मतलब खाली, एम्प्टी, नथिंग। दूसरा है इंटीग्रल टाइप्स। इंटीग्रल में हमारे पास दो होते हैं, इंटीजर एंड कैरेक्टर। और फिर हमारे पास होते हैं फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग में होते हैं हमारे पास फ्लोट एंड डबल। तो ये तो फंडामेंटल बिल्ट इन टाइप्स थे। हम क्या कर सकते हैं? डिराइव टाइप भी बना सकते हैं। यानी ये जो डेटा टाइप्स हमारे पास पड़े हुए हैं, इन्हीं को यूज करके हम और डिराइव टाइप बना सकते हैं। जैसे एरेज, फंक्शन। आपने फंक्शन देखा, हमने अभी फंक्शन बनाया था, मेन फंक्शन। इन्हीं में से कुछ चीजों को यूज करके बनाया था। सिमिलरली वी हैव पॉइंटर्स एंड रेफरेंस। ओके, रेफरेंस समझ में नहीं आता तो आप इसे ऑब्जेक्ट मानकर चलिए अभी के लिए। ठीक है, एंड देन वी कैन हैव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ऑल्सो। यानी यूजर खुद से भी अपने डेटा टाइप्स को बना सकता है। जैसे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यूनियन। यूनियन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पर स्टोरेज जो होती है, जो भी सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है हमारे पास, सिर्फ वो एक कॉमन स्टोरेज मिलती है। आप उसमें चाहें तो कोई भी एक टाइप रख सकते हैं। विल कम टू दिस इन ग्रेट डिटेल्स लेटर। वी कैन हैव आवर क्लास। क्लास भी अगेन आपका एक ब्लूप्रिंट है। एंड वी कैन हैव एनुमरेशन। एनुमरेशन और क्लास में यही डिफरेंस है कि एनुमरेशन में जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, जो डिफाइन करती है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो चलिए स्विच करते हैं कोड एडिटर की तरफ। तो गाइस हम अपने प्रोग्राम एडिटर की तरफ मूव कर चुके हैं। ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने पिछले वीडियो में एग्जीक्यूट किया था।
तो चलिए एक बार फिर से इसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे कंपाइल करने के लिए हम क्लिक करेंगे बिल्ड के ऊपर और लेट अस क्लिक ऑन बिल्ड। प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है फिर से। अब इसको अगर आपने रन करना है तो यू विल क्लिक ऑन दिस रन और कंट्रोल F10 इज द शॉर्टकट। तो दिस विल शो यू हेलो वर्ल्ड एज इट वाज शोइंग अर्लियर। तो पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी देखा था। चलिए वेरिएबल्स को यूज करते हैं यहां पर इस प्रोग्राम में। तो अब इस प्रोग्राम में मैं क्या चाहता हूं कि यूजर को प्रॉम्प्ट करूं कि एंटर योर एज, जिसमें यूजर अपनी एज एंटर करेगा। जो भी यूजर अपनी एज एंटर करेगा उसे हम शो कर देंगे, वापस डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। तो अब क्योंकि जो यूजर से मुझे इनपुट चाहिए वो किसी कहीं ना कहीं स्टोर करनी है, उसके लिए कुछ स्टोरेज चाहिए, और जो डेटा आएगा मेरे पास एज वो इंटीजर नंबर है, राइट। तो हम इंटीजर डिक्लेयर करेंगे यहां पर इंट एज। यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। क्यों आइडेंटिफायर बोलते हैं? क्योंकि किसी टाइप को आइडेंटिफाई करता है या किसी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब ये एक तरह का स्टोरेज है जिसके अंदर आप इंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे प्रॉम्प्ट करना है, यूजर को मैसेज करना है कि एंटर योर एज। तभी उसे पता चलेगा ना कि उसे क्या वैल्यू एंटर करनी है। उसे बताना पड़ेगा कि हमें आपसे क्या चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे एंटर योर एज। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। जब हम यूजर से डेटा गेट करें तो वहां पर जब नंबर टाइप करें तो वहां पर और कॉलम के बीच में थोड़ा सा स्पेस आए। अब यूजर से डेटा चाहिए तो मुझे क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है डेटा। कहां से? कीबोर्ड से एक्सट्रैक्ट करना है। कीबोर्ड क्या है? सी इन। कीबोर्ड से एक्सट्रैक्ट करो और कहां पर डालो? एज के अंदर डाल दिया। अब क्या करना है? अब एज के अंदर जो भी यूजर ने लिखा, अपना एज लिखा, मैं उसे वापस शो करना चाहता हूं। जैसे हेलो योर एज इज, आगे वेरिएबल से मुझे सबसे पहले मैसेज प्रिंट करना है हेलो योर एज इज। तो हम टाइप करेंगे हेलो योर एज इज। अब यहां पर आप क्या चाहते हैं? उसकी एज प्रिंट कराना, और एज तो कहां पर स्टोर है? एज तो स्टोर है वेरिएबल के अंदर। तो हम यहां पर वेरिएबल का नाम ही लिख देंगे। ध्यान रहे, जो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आप वेरिएबल को भी कोट्स में लिख दोगे तो एज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। जो उसमें डेटा है वो प्रिंट नहीं होगा। तो हमने उसका डेटा प्रिंट करना है तो हमें इसे रख एज, ओके। और यहां पर हम लिखेंगे ENDL। क्लियर है ये? अब यहां पर हमने ENDL क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि यहां पर मैं चाहता था यूजर जो एज करे वो इसी लाइन में ही एंटर करे, इसलिए ENDL नहीं लिखा। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करना, यहां पर ENDL करके लिखना, ENDL, राइट। तो जो यूजर, अगर आपने ये इस तरह से ENDL लिख दिया तो उसके बाद यूजर जो एज एंटर करेगा वो करेगा नेक्स्ट लाइन में। ENDL लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए एज, मुझे यहीं पर ही चाहिए इसी रो में, इसलिए मैं यहां पर ENDL नहीं लिखूंगा, ओके। तो इसको हम पहले सेव करते हैं। लेट अस सेव दिस प्रोग्राम। सेव करने के बाद हमें इसे कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे बिल्ड या कंट्रोल F9 इसका शॉर्टकट है। लेट अस क्लिक ऑन रन। तो ये आपसे देखिए एज पूछ रहा है। तो लेट अस से जो एज है वो है 22। हम एंटर प्रेस करेंगे। इसने शो किया हेलो योर एज इज 22। और 22 लिखने के बाद देखिए एक लाइन का गैप आया है। यहां पर क्यों आया? बिकॉज ऑफ ENDL। अगर हम यहां पर ENDL नहीं देते तो ये मैसेज इसके साथ चिपका हुआ रहता। क्लियर है ये? दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का मैसेज आपको सबसे पहले मिल सके। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।